This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघ शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 12 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका आम संकल्पना शंखं चक्रं जलौकान्तगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओंकारः क्रियते। ओम शांति शांति शांति। उष्मणोपपदत्वेन धातुमाद्यम् अपाचितं दुष्टमामाशयगतं रसमामन्तचक्षते अन्ये दोषेभ्य एवाति आमेन तेन संयुक्ता दोषा दोषाश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः। तभी हम आम के बारे में बात कर रहे थे और अजीर्ण के कारण उत्पन्न हुआ आम वो अगर दोषों से दूषणों से संयुक्त हो जाता है तो ये थोड़ा आसान रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहला आहार रस पूर्णतया परिणत नहीं हुआ है पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ है, उसमें दूसरा आहार रस मिल गया तो उससे धातुओं का जो निर्माण होगा वो अथर्चा इस प्रकार का ही रहेगा। और वही परंपरा अगर वर्षों तक चलती रहेगी तो धातुओं के मूल निर्माण में ही इसमें बाधा इस प्रकार की आ रही है। इसलिए मैंने वो व्यवहारिक उदाहरण भी दिया था कि चावल और पानी साथ में रख के पकाने के लिए रख दिए है और बीच में मेहमान आ गए इसलिए उसमें फिर से चावल डाला और पानी डाला तो पहला भी उदन सिद्ध नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, तो वो फेंक देना पड़ता है। तो उस प्रकार से अगर पहले खाया हुआ जो अन्न है, खास करके पहले दिन जो खाया हुआ अन्न है, दूसरे दिन उसका अगर पचन नहीं हुआ है, मलमूत्र विसर्जन ठीक तरीके से नहीं हुआ है, भूख नहीं लगी है, उत्साह नहीं है, तो उस अजीर्ण की अवस्था में दूसरे दिन का आहार सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से दूषित इस प्रकार का हो जाता है और फिर
वो एक बड़ा कारण इस प्रकार का बन जाता है। तो जब लंघन देखने की आवश्यकता हो तो पहले ब्रेकफास्ट को बंद करें। ज्यादा से ज्यादा ब्रंच लेने के लिए कहें कि थोड़ा 2 घंटे और इसमें मिल जाएंगे, ताकि पचन होने के लिए अवकाश इस प्रकार का प्राप्त हो। उससे भी अगर लंघन की आवश्यकता है तो शाम का खाना भी बंद कर दे, उसमें सिर्फ मूंग का सूप दूध इतना ही लेने के लिए कहे, और फिर पचन होने में थोड़ा समय मिलेगा सुबह के लिए। और ब्रंच करेंगे तो शायद तब तक सब अन्न पच जाएगा। जो पहले वाला आगे निकल चुका है वो अपने अपने तरीके से उसका पचन होता रहेगा। और ये जो पूर्व आहार धातु अपरिणत इस प्रकार का है और उसमें नया इस प्रकार का आहार रस शामिल हो गया, तो जो दिक्कत आती रहती है, जो बात बनती रहती है, वो सबसे ली है कष्टदायक इस प्रकार की। तो इस प्रकार का आम निर्माण, यानी कि आम धातुओं का निर्माण, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। अब ऐसा है थोड़ा है तो थोड़ा आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। लंघन करेंगे, पाचन करेंगे, दोष कोष्ठ में आएंगे तो उनका शोधन कर देंगे। तो इस प्रकार से उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन ये जब बात धातुओं में चली जाती है, उसमें भी आम धातु से संयुक्त इस प्रकार का हो गया, या सामदोष धातु में संयुक्त इस प्रकार का हो गया, तो उसको भी निकालना ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ठीक है। लेकिन धातुओं का निर्माण ही अच्छा नहीं हुआ, तो ये सबसे बुरी बात इस प्रकार की है। अब जो बात बताते हैं कि गर्भाव क्रांति में इस धातु का निर्माण इन धातुओं से, इस अवयव का निर्माण इन धातुओं से होता है, तो हुषणितमासानाम सारा की बात करता है, तो प्रभाव वगैरह। तो उसमें एक अहम मुद्दा रहता है कि निर्माण उस प्रकार से होता है, लेकिन आगे चलकर उसका पोषण भी उसी तरीके से होता रहे। अभी धातुओं के पोषण के बारे में लिखा है, अवयवों के पोषण के बारे में कुछ निर्देश नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद में ये महद अंतर है कि वहां एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेस्ड इस प्रकार का विचार है। तो जो भी विभिन्न सिस्टम्स है, उसमें जो भी अवयव हिस्सा लेने वाले इस प्रकार के हैं, उन अवयवों के बारे में काफी बहस एलोपैथी में की जाती है, और उसके आधार पर उसके जो कार्य है वो बताए जाते हैं, और सभी सिस्टम्स के कार्य को मिलाकर एक जीवित शरीर के बारे में कार्य बताया जाता है। लेकिन फिर भी ये फिजिकल लेवल पे होता है। जो मानसिक स्तर इस प्रकार का है, या आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह है, में मन अहंकार वगैरह ये सब बातें आती है, उसके बारे में तो जिक्र है ही नहीं एलोपैथी में। और आधिदैविक उसके भी पर है। तो भूत प्रेत पिशाच पिशाच वगैरह ग्रह, इनके बारे में तो और ही अलग चीज इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि फिजिकल लेवल पे भी ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच एलोपैथी का इस प्रकार का है। एक फायदा उसमें हुआ है ऐसा कि अवयवों के बारे में, अवयव निकाल देना, अवयव ट्रांसप्लांट करना, इसमें काफी तरक्की हुई। और मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ये सिम्टोमेटिक भी नहीं, ये मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम है, उसके बारे में उन्होंने काफी तरक्की इस प्रकार की की। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों ये अवयव बिगड़ा, ये देखना चाहिए। और वो बिगड़ने का कारण इस प्रकार का, पहला आहार रस अजीर्ण रहने पर दूसरा आहार ले लेना, ये एक अहम कारण इस प्रकार का।
उसमें आकर आशुकार्य विकार, विलंबिका, विसूचिका हो जाते हैं तो आदमी संवर जाता है, लेकिन ये विकार तो नहीं होते और ये अजीर्ण की श्रृंखला चली रहती है, धातुओं का निर्माण ही अच्छा नहीं होता है। तो उन धातुओं से बनने वाले जो शरीर अवयव है या उनका पोषण धातुओं से हो रहा है, वो धातु ही अच्छे नहीं बने। तो लिवर में कैंसर हो गया, लंग में कैंसर हो गया, वगैरह वगैरह, ये जो बातें अभी दिखती है, और एक अवयव में परिवर्तन आ गया, जो नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी वो बदल गया, एबनॉर्मल सेल्स निर्माण इस प्रकार के हो गए। अब इसका कारण दूसरा भी है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह का प्रयोग है, और खास करके म्यूटेशनल चेंजेस है। देसी सीड का प्रयोग पहले होता था, हाइब्रिडाइज सीड्स जब से आए और हम सीड कंपनियों के ऊपर निर्भर होने लगे, तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि जो बीज निर्माण उससे होता है हाइब्रिडाइज सीड से, वो निर्बीज होता है, उसको बोने से कुछ नहीं होता। हर बरस कंपनी से बीज जो है वो खरीदना पड़ता है। तो उसमें म्यूटेशनल चेंजेस किए हैं, और ये म्यूटेशनल चेंजेस शरीर में विभिन्न धातुओं से संबद्ध जो अवयव है उनमें वो म्यूटेशनल चेंजेस कार्यरत होते हैं, और फिर लंग का कैंसर हुआ, लिवर का कैंसर हुआ, कोलन का कैंसर हुआ, वगैरह वगैरह, ये जो बातें सामने आती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि हमारे हिसाब में आहार से आहार रस, रक्त रक्त आदि धातु, इंद्रिय, ये सब इससे निर्माण होने वाले इस प्रकार के भाव है। और इन्हीं धातुओं के पोषण के पश्चात उनसे बने जो अवयव है उनका भी पोषण इसके साथ में होता होगा। इसके साथ इसके बारे में साक्षात निर्देश ग्रंथों में नहीं है, उपधातुओं के बारे में निर्देश है, धातुभ्यश्चोपजायन्ते, धातु से ही उनकी निर्मिति होती है, इस प्रकार से। तो यही अगर अच्छे नहीं बने, ठीक तरीके से नहीं बने, तो अवयव में विकृति आ जाती है, और ये काफी गंभीर बात, बहुत समय लेने वाली है। कैंसर की प्रक्रिया 5-6 बरस तक पुरानी इस प्रकार की रहती है। धीरे 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 अवयवों के संगठन में परिवर्तन आता रहता है, बदलाव आता रहता है, और फिर जब यह नौबत आ जाती है कि कोई कैंसर व्यक्त हो गया, तो ये प्रक्रिया इतनी पुरानी है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, एलोपैथी तो बिल्कुल सोचती नहीं है। ये हुआ है, बस उसको नष्ट कैसे करना है, कैंसर निर्माण हुआ है, उसको नष्ट कैसे करना है, इतना ही प्रिंसिपल इसमें बताया जाता है। तो मूल रूप से अगर उसकी शुरुआत होनी है तो नैसर्गिक आहार होना है, ये पहली बात, क्योंकि उसमें दो कारण रहेंगे। नैसर्गिक नहीं रहा आहार, हाइब्रिडाइज सीड्स नहीं होने, देसी बीज होने हैं, और अजीर्णित भुंजान से ये दोष भी नहीं होना चाहिए कि जो अजीर्ण अन्न है और फिर भी दूसरा अन्न सेवन कर दिया, तो धातुओं की निर्मित की प्रक्रिया में ही बाधा आ जाएगी, और अधकच्चे इस प्रकार के धातु बनते जाएंगे, और ये म्यूटेशनल चेंज और ये अधकच्चा धातु ये मिलकर कैंसर सेल को निर्माण करेंगे, और फिर उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि कारण चालू ही है, जब तक कारण चालू है तब तक निर्माण होता ही रहेगा। जब मैं सुझाव देता हूँ कि केवल दूध का ही सेवन करना है, और जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना ही दूध लेना, तो भूख लगना एक पूर्व आहार पचन का निर्देशक है, लक्षण है। उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचिता लघुता क्षुत पिपासा, क्षुधा और तृष्णा उत्पन्न होना एक लक्षण है इसका। अब उतनी ही मात्रा में अगर दूध ले लेंगे, जितनी भूख है, चाहे 1 कप 2 कप जो भी है वो, उसका भली भांति पचन होने तक फिर से कुछ नहीं आहार लेना, दूध ही लेना है, लेकिन
उसका भली-भांति जब तक पचन नहीं होता, तब तक कुछ नहीं लेना। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जैसे ये धातुओं में परिवर्तित होने लगेगा, तो ये तो दूध रसायन में श्रेष्ठ है, तो उसमें जो धातु निर्माण होगा वो प्रशस्त धातु निर्माण ही होगा। इस प्रकार के हाइब्रिडाइज धान्य से और केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके जरिए जो धातुओं का निर्माण हो रहा था वो निर्माण बदलने लगेगा और अच्छे धातु निर्माण होते रहेंगे। एलोपैथी का एक कहना ऐसा है कि 7 बरस में शरीर के पूरे सेल रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये 7 बरस का जो कालावधि इस प्रकार का है, सभी के सभी सेल बदल जाते हैं। ये प्रोसेस साइक्लिक है, चालू रहती है इस प्रकार से। तो अगर 7 बरस तक हम इस प्रकार के केवल दूध या ऑर्गेनिक फूड, नैसर्गिक अन्न इस प्रकार का सेवन करते रहेंगे, तो कितने भी पराकोटि का कैंसर इस प्रकार का हो, तो भी वो ठीक होने लगेगा। बहुत धीरे धीरे ये बात होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ हो जाएगा। और अगर रोग की शक्ति ज्यादा है तो वो विजय पा लेगी और मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर आदमी मेंटेन होता है, हाँ, वो धीरे धीरे ये धातुओं का निर्माण सुधरता जाएगा और उन धातुओं से बने जो अवयवों के अंश है वो भी सुधरते जाएंगे, क्योंकि हर सेल की अपनी अपनी आयु होती है, उसके बाद उसका देहांत हो जाता है। कैंसर के बारे में कहते हैं कि ये जो ऑटो डेथ होनी चाहिए वो होती नहीं है, वो वैसे ही ज्यादा ले लेता है। लेकिन उसमें एक अहम चीज ऐसी है कि उसके जीने के लिए जो सहायभूत अन्न होगा वो उसको उसको अगर मिलता रहेगा तो वो जीता रहेगा। वो अन्न उसको नहीं मिलेगा, जो कि ये पेस्टिसाइड्स वाला वगैरह इस प्रकार का है, और अजीर्ण भोजन इस प्रकार का हो रहा है, तो वो मुसीबत नहीं आएगी। और धीरे धीरे जो कैंसर सेल्स है वो अपने आप मरते जाएंगे और उनकी जगह अच्छे सेल्स ले लेंगे, तो कैंसर कम होता जाएगा। अब ये बहुत धीमी प्रोसेस है, जैसे निर्माण होने में 5-6 बरस लगते हैं उस वैसे भी ये दुरुस्त होने में 5-6 बरस लगते हैं। और अगर हम एलोपैथी का ये कहना मानते हैं कि 7 बरस में सभी सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं इस प्रकार से, तो इसी प्रकार का सिलसिला रहेगा। तो कैंसर से अगर मुक्ति हो जाए तो फिर से कैंसर दोहराने की नौबत नहीं आएगी। सिर्फ यह है कि हमें नैसर्गिक ही खाना आगे भी खाते रहना है। अगर हमने वो परहेज छोड़ दिया तो फिर से ये आपत्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम नैसर्गिक ही खाना खाते रहेंगे, देसी गाय का ही दूध लेते रहेंगे, तो जो नवीन निर्माण है, और जीर्णे भुंजानस्य, पहला अन्न पचने पर ही दूसरा अन्न ले लेंगे। खास करके आज का अन्न अजीर्ण है तो कल सुबह तो नहीं लेना है, आज के दिन ले सकते हैं। सुबह का खाना समझो शाम में पचा नहीं है, अजीर्ण प्रातराशय तो सायं आशो न दुष्य, तो सायं आश जो है वो दुष्ट नहीं होता है, दुष्ट नहीं होता। ऑफकोर्स ये देखकर चलना चाहिए कि दूसरे दिन कम से कम उन सभी का पचन हो जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए रात का खाना जल्दी लेवे, कम मात्रा में लेवे, अच्छी नींद हो जाए तो सुबह है ये खाना पच जाएगा। और फिर मलमूत्र विसर्जन अच्छा होगा, भूख लगेगी, और उस समय में अगर नैसर्गिक अन्न ले लेंगे, दूध वगैरह ऐसा ले लेंगे, तो जो धातु बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, और फिर उन धातुओं से निर्माण होने वाले जो अवयव वगैरह जो है वो अच्छे बनेंगे। तो ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये सही प्रोसेस है। कि अगर हमें सचमुच कैंसर से छुटकारा पाना है, तो सभी समाज में इसके बारे में जागरण करना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो वो ठीक इस प्रकार का
अब बात रहती है कि सौमनस्य अगर नहीं है, प्रसन्न मनसा भुंजीत, ये बात नहीं है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है वगैरह वगैरह, तो खाने का पचन नहीं होगा। और केवल जठराग्नि स्तर पर ही नहीं, भूताग्नि धातुग्नि के स्तर पर भी ये पचन नहीं होगा। और ऐसा अगर होता है तो भी नौबत है, क्योंकि उसमें भी पहला जो आहार है पचा नहीं है, दूसरा आहार आ गया, क्योंकि हम खाना तो खा रहे हैं, मानसिक स्थिति कैसी भी हो, मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है, नहीं तो मैं मेरा मन किसी चीज में संयुक्त करना चाहता हूँ, मैं भूलना चाहता हूँ। और उसका सबसे आसान तरीका इस प्रकार का जंक फूड खाते रहना, ये टू एंगेज माइंड इन सम एक्टिविटी, ईटिंग इज जस्ट सिंपल प्रोसीजर, बैठे बैठे खाना खाते रहो। तो ये मुसीबत वाली बात हो जाती है। और इनसे कैसे छुटकारा हो, ये बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि मानस भाव पर नियंत्रण रखना ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का होता है। और इससे जब आम बनता है और वो अलग से दोषों से सम्मिश्र हो जाता है, तो ये दिक्कत वाली बात होती है। ये आगे चलकर इस प्रकार की धातुओं में परिवर्तित होता रहेगा और अपक्व धातुओं का निर्माण होता रहेगा। तो इन मरीजों को दुरुस्त करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो उसमें सौमनस्य ही चाहिए, और सदा सर्वकाल सौमनस्य चाहिए। केवल दाखा द्वारा जब पचन हो रहा है तभी सौमनस्य चाहिए, ऐसा नहीं, सदा सर्वकाल सौमनस्य चाहिए। तो जो धातुओं का निर्माण है वो ठीक ढंग से होगा, और फिर उससे बनने वाले जो अवयव है वो भी ठीक ढंग से बनेंगे। और ये मुश्किल है। तो उसके बारे में कैसे करेंगे, लोगों को सुझाव देते रहना ठीक है, लेकिन जो भी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल क्या हो सकता है, उसके आधार पर यह सौमनस्य रहेगा। तो योग की इसमें सहायता हो सकती है, अगर सचमुच योग कर पाते हैं तो। धारणा ध्यान वगैरह जो बातें हैं, चित्तवृत्तियों का निरोध जो करना है, तो सचमुच अगर हम विचारों से अलिप्त हो सकते हैं तो ही ये बात बन सकती है। ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है योग करना। तो ये मैकेनिकल नहीं रहनी चाहिए, ये वास्तव में हम चित्तवृत्तियों का निरोध कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य चित्तवृत्तियों का निरोध इस प्रकार का है। और आत्मस्थ मनस स्थिर है, ये अगर बात होती है तो आनंद की अनुभूति होती है, जो सवितर्क विचार आनंद, सानंद और सास्मित, ये जो संप्रज्ञात समाधि के 4 स्टेप्स बताए गए हैं, उसमें जब हम सानंद या सस्मित इस प्रकार की करते हैं, संप्रज्ञात समाधि के बारे में प्रयास करते हैं, तो आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मस्थ मनस स्थिर है, ये स्थिति हो जाती है, तो आनंद की अनुभूति होगी, बाहर कुछ भी हो। लेकिन ये होता नहीं है। हम अपने ही विचारों में उलझते रहते हैं, और निगेटिव थॉट्स का एक अलग माहौल है, एक विशेष सर्कल है, कि कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ मार्ग सुन नहीं रहा है। और फिर उससे हम कोई भी अगर पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लेंगे, तो परिस्थिति और बिगड़ती जाएगी, परिस्थिति जैसे बिगड़ती जाएगी वैसे स्ट्रेस और बढ़ेगा, डिप्रेशन और बढ़ेगा, और एक दुष्ट चक्र इसमें से निर्माण होता रहेगा। तो अगर उसमें से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं इस दुष्ट चक्र का भेद करना आवश्यक इस प्रकार का है।
मानसिक तणाने वसंत कुसुमाग्रजचा उपयोग किती प्रमाणातून किती दिवस द्यावे? मैं करता रहता हूँ सूक्ष्म ही करता हूँ 6x वाला, और बहुत दिनों तक चलता रहता है सिलसिला। तो कुछ हद तक इसका परिणाम होता रहता है। डेटा मौसी का भी होता है। दाता गुरु ने पहले डेटा मौसी का वसंत कुसुमा कर देना ऐसा बोला है इसके बारे में। लेकिन अंतिमतः उस व्यक्ति को ही ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस प्रकार से दुखी रहने से फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही है। तो जिस किसी भी कंडीशन में है उसमें अगर हम न्यूट्रल कम से कम हो जाए तो भी ठीक है, आनंदी रह सके तो और बेहतर है। इस प्रकार से एक मुक्त योगी नाम की संकल्पना है कि देहो ना हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जिन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो ऐसे एक मुक्त योगी पड़ा रहता था, कपड़ों की भी शुद्ध नहीं रहती थी, कोई उसको खाना खिलाए तो खा जाता। तो एक आदमी ने उसको मिर्च का गोला खाने के लिए दे दिया, उसने खा लिया। फिर अगले दिन ये देखने के लिए गया कि क्या हुआ उसका। तो गुरुद्वार में सूजन थी, उसमें से खून बह रहा था, एक कुत्ता खून चाट रहा था। तो फिर ये आदमी लज्जित हुआ, मैंने खामखा इसको तकलीफ दी है, उसने तो मुझसे मेरा क्या बिगाड़ा था। तो उसने जाकर क्षमा याचना की कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें खामखा तकलीफ दी। तो योगी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मैंने ये मिर्ची आपको खिलाई थी कल, तो फिर आज ये गुरुद्वार में सूजन है, खून बह रहा है, कुत्ता खून खा रहा है। तो योगी ने जवाब दिया चमड़ी जाने और कुत्ता जाने, मैं देह नहीं हूँ। अब इतनी मुक्त अवस्था अगर होती है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मुश्किल है। देह में थोड़ी भी तकलीफ होती है तो हम कंपित हो उठते हैं कि ये क्या हुआ, अब कैसे जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से हम देह से एकरूप हो जाते हैं, हम मोबाइल से एकरूप हो जाते हैं। मोबाइल चार्जिंग खत्म हो जा रही है, बैटरी खत्म हो रही है, मेरी बैटरी खत्म हो रही है, ऐसा बोलते हैं। तुम्हारी कहाँ बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है। फिर तुम मोबाइल से इतने एकरूप हो गए हो कि अगर बैटरी खत्म हुई तो कॉल करना आना सब बंद हो जाएगा, बड़ी मुसीबत आएगी, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उच्च कोटि के इस प्रकार के मुक्त योगी होते हैं, और उनके बारे में ये देह भाव छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि देह में क्या हुआ है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए तो नहीं होता ये। हाँ। उसके लिए देह में पीड़ा हो रही है, यहाँ जलन हो रही है, यहाँ पेन है, वेदना है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हाँ, उसके लिए है। और फिर उससे तुरंत छुटकारा कैसे पाए, इसके बारे में सोच शुरू होती है। तो मूल रूप से अगर ये सब सुधरना है, हाँ, तो आहार परिणाम कर जो 6 भाव बताए हैं उन सभी भावों का आश्रय होना चाहिए, तभी ये पचन की प्रक्रिया, चाहे डॉक्टर स्तर पर हो, चाहे धात्विक स्तर पर हो, महाभोधन स्तर पर हो, ये भली भांति होती रहेगी और फिर स्वास्थ्य बना रहेगा। जो भी धातुओं का इस प्रकार का निर्माण है, अवयवों का निर्माण है, वो अच्छा अच्छा इस प्रकार का ही होता रहेगा। और फिर रोग से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल इतनी गहराई में सोच कोई नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा हम आम निर्माण हुआ है, दोषों से सयुक्त हो गए, साम दोष है और वो धातु में स्थित है, साम दोष का वचन करने के लिए लंघन पाचन वगैरह इस प्रकार से करवाएंगे। लेकिन मानसिक कारणों से अगर ये बिगड़ रहा है तो उससे भी फायदा नहीं होता, और सबसे आम चीज है। तो इसलिए मैंने एक जिक्र किया था कि
ये मोह है एक तरीके से कि क्या करना क्या नहीं करना, ये समझ में ही नहीं आता इस प्रकार से। अब जब इतने धीरे धीरे कैंसर सेल्स के बारे में परिवर्तन आते रहते हैं, तो शरीर की जो प्रतिकार यंत्रणा है उसको पता ही नहीं चलता कि शरीर में इस प्रकार से एबनॉर्मल सेल्स निर्माण हो रहे हैं, बहुत धीमे धीमे गति से ये निर्माण हो रहे हैं इस प्रकार से। तो फिर वो उसके बारे में कुछ एक्शन ही नहीं लेती, उसको मोह पड़ जाता है, ये तो नॉर्मल सेल है, इसके साथ क्या झगड़ना है इस प्रकार से। और फिर कैंसर जब बहुत ही बड़ा हो जाता है, तब ये जब जाते हैं, अरे बाप रे, ये तो कुछ और ही निर्माण हो गया, इसके बारे में कुछ करना है। लेकिन अगर उसकी ताकत कम है और इन कैंसर सेल्स की ज्यादा ताकत है, तो वो विजय पा लेते हैं हमारी इम्यून सिस्टम पर, और फिर मृत्यु हो जाती है। तो इसको मूल रूप से सुधरना है, तो ये जो मोह है कि कार्य अनभिज्ञत्व नहीं समझ पा रहे हैं, कैंसर सेल है, नॉर्मल सेल है, इस प्रकार से, और नॉर्मल सेल समझकर अटैक नहीं कर रहे उसके ऊपर। तो मेध्य रसायन का प्रयोग अगर करेंगे तो शायद एक बात बन सकती है कि शरीर की जो प्रतिकार यंत्रणा है वो कार्यक्षम इस प्रकार की हो जाए, और इस प्रकार के कैंसर सेल का निपटारा। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि इस प्रकार के जो कैंसर सेल्स का निर्माण हो रहा है वो हमारी समझ में आए, हमारा मोह अज्ञान दूर हो जाए। तो उस हिसाब से अभी जैसे एक सेल्यूलर लेवल पे भी ये सभी रिप्रेजेंटेशन शरीर का इस प्रकार का होता है कि शरीर इतने तत्वात्म संयोग, ये जैसे पूरे शरीर के लिए है, वैसे हर सेल के लिए है। हर सेल की एक अपनी बुद्धि है, हर सेल का एक अपना अहंकार है, हर सेल का अपना अपना पोषण है, जो रस या रक्त के द्वारा हो रहा है वगैरह इस प्रकार से। और एक एक सेल को लेकर इस प्रकार से अगर बदलाव आते रहेंगे, तो रोग से मुक्ति हो सकती है, और जो प्रशस्त धातुओं का निर्माण हमें चाहिए वो होता रहेगा। तो युगानुरूप जो आयुष है उसकी प्राप्ति इस प्रकार से हो जाएगी। तो आम के बारे में ये सभी मुद्दे अहम है। दूसरी एक चीज है आम के बारे में कि ज्वर हो, अतिसार हो, रक्तपित्त हो, या और कोई बीमारी इस प्रकार की हो, इन सभी में थोड़ा अलग अलग तरीके का आम इस प्रकार का होता है। और उसके पाचन करने के लिए उस रोग की सामावस्था में जो लिखे द्रव्य है, बंधनम स्वेदन कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः, ये खास करके ज्वर के पाचन के लिए, ज्वर में जो आम दोष है उसके पाचन के लिए उपयुक्त इस प्रकार करेंगे। अतिसार में इस प्रकार की सामावस्था है तो थोड़ा अलग इस प्रकार का माहौल हो जाएगा। उदर रोग में अग्निमांद्य है, वहां जातोदक अवस्था में फिर भी दूध देना प्रशस्त इस प्रकार का है, जो खुद आम का कारण बन सकता है, लेकिन फिर भी वहां दूध देने के लिए कहा है, क्षण मासान वृत्ति तो हर रोग की अपनी अपनी खासियत होती है। उसमें जो सामदोष बनेंगे वो अलग बनेंगे। मुस्तापरपटकन ज्वरे तृषजलम हृत्पुष्टलोष्टोद्भवम, ये जो अगले संग्रह है मुस्तापरपटक, ये ज्वर में आम का पाचन करने के लिए बेहतरीन इस प्रकार के हैं। तो रोगाधिकार क्या है ये भी देखना चाहिए, और उस रोगाधिकार के अनुसार जो पाचन होंगे वो प्रयोग करने चाहिए। सभी द्रव्यों के लिए एक ही पाचन
इस प्रकार की स्थिति वास्तव में नहीं रहेगी। प्रत्येक सेल एक स्वतंत्र जिवंत युनिट स्वीकारता येईल का? आयुर्वेदानुसार सेल म्हणजे एक धातू घटक असे म्हणावे का? शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेन अपरिसंख्येया रक्तवचन है शारीरिक कि परमाणु भेद से वो अपरिसंख्येय इस प्रकार से है। अब उनके हिसाब से किसी सिस्टम का हिस्सा है तो एक अलग सेल है, हमारे हिसाब में किसी पर्टिकुलर धातु का सेल है तो एक अलग चीज इस प्रकार के रहेगी। लेकिन उसमें सजीवत्व है। सबसे आम मुद्दा जो है, जब तक आत्मा है, जब तक शरीर चेतन है, तब तक हर सेल सजीव इस प्रकार का है। वो आत्मा तत्व उससे भी जुड़ा हुआ है, हर सेल के साथ जुड़ा हुआ है। और वैसे मन भी जुड़ा हुआ है, अहंकार, बुद्धि, ये जो सब चीजें हैं वो भी उससे जुड़ी हुई इस प्रकार की है। सिर्फ बात ये होती है कि एक एक सेल अपना अपना काम कर सकता है या सेल सब इकट्ठा आकर ही काम करते हैं। एलोपैथी के हिसाब में जो सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो वगैरह, लाखों सेल्स इकट्ठा आकर कुछ काम इस प्रकार से करते रहते हैं। इनमें जो ये कोऑर्डिनेशन है कि किसको क्या काम कभी करना है इस प्रकार का, ये डिसाइड करने वाला कौन है? अभी वो सब बताते हैं कि ये नर्वस सिस्टम के जरिए इस प्रकार का होता रहता है। कंट्रोल जो है इसके ऊपर वो नर्वस सिस्टम का इस प्रकार का। हमारे हिसाब में चेतन तत्व ये मूल है और वायु सभी क्रियाएं करता रहता है वगैरह। तो इन सभी से कार्य करवा लेना, एक करवा लेने वाली चीज कोई और इस प्रकार की है। वो चेतन शरीर में ही होता है तो आत्मा साक्षीभूत होकर इन सभी कार्यों का करता होता है। वो एक्चुअली खुद करने वाला कुछ नहीं है, लेकिन उसके बगैर चेतना ही नहीं है, तो वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार से। स्टेम सेल एकच असून वेगवेगळे अवयव तयार करतात हे ते कसे गमन होत असेल शरीराद्वारे? बीज रूप से सभी प्रकार के सेल का निर्माण बीज में होता है। एक हम छोटा बीज ले लेंगे और उससे बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो उसके जो भी अवयव घटक निर्माण होने वाले हैं वो सभी उस बीज में समाये गए हैं। हमारे हिसाब में क्या है कि आहार और रस सभी धातुओं से होकर शुक्र में चला जाता है, तो सभी धातुओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें रह जाता है और इसलिए शुक्र सभी धातुओं के निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का। अभी ये स्टेम सेल थेरेपी का बोलबाला चल रहा है, तो एक सेल को अलग करके उसको बढ़ा के और शरीर में छोड़ देना, उसमें जो विकृत सेल है उनको निकाल देना वगैरह, इस प्रकार से उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये तो पूरी मैकेनिकल इस प्रकार की प्रोसेस होगी। विकृत पेशी क्यों बन गई, इसके मूल कारण के लिए ढूंढेंगे तो जैसे मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये अहम मुद्दा इस सभी में इस प्रकार का है। और सेल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से हो जाता है। पर्टिकुलर किसी अवयव में सेल अलग तरीके से बनना आरंभ हो जाता है और फिर उस अवयव का कैंसर हुआ ऐसा हम कहेंगे उसके बारे में। तो अगर उसको रिवर्ट करना है तो आहार से शुरुआत होनी चाहिए और आहार परिणाम कर सभी भावों को ध्यान में रखना चाहिए। तो
ये धीरे धीरे धातुओं में परिणत होते होते हर सेल की तरफ ये परिवर्तन होता रहेगा, हर सेल का परिवर्तन इस प्रकार का होता रहेगा और स्वास्थ्य प्राप्त होगा. प्रत्येक धातू हा सप्तधातू घटित आहे असे कशी कल्पना सरांनी मांडली. येस, उसके पुनर्निर्माण के लिए शुक्र चाहिए, उसके जीवन प्रीणन कर्म के लिए रस चाहिए, जीवन कर्म के लिए या जीने के लिए उसको रक्त चाहिए वगैरह. तो सर का कहना था कि परमाणु भेदेन पर अपरिसंख्या भवन्ति शरीरावयवास्तु वगैरह इस प्रकार से. तो हर सेल की एक अपनी अपनी अलग अलग एंटिटी इस प्रकार की है और हमारे हिसाब में किस धातु का सेल है, परमाणु है, ये अगर हम सोच सकते हैं तो शायद ये बात बनेगी कि उसके निर्माण के लिए हमें क्या करना है और फिर उससे जो अवयव बनेंगे उस पे सुधार लाने के लिए क्या करना है इस प्रकार से. तो एक जीवंत सेल यानी कि खुद जी रहा है इस प्रकार का सेल, हाँ, एक अहम चीज है. और शरीर सत्वात्म संयोग ये जो आयुष की व्याख्या है, क्योंकि उसका एक लाइफ है, उसका एक आयुष है इस प्रकार का, तो उसमें भी ये संयोग इस प्रकार का रहेगा. और ये सूक्ष्म स्तर पर जाकर जो पोषण इस प्रकार का होता रहेगा, जो अभी एलोपैथी में दो तरीके से बात की जाती है. एक तो पोषकांश जो सभी सेल्स के हैं वो रक्त के द्वारा जाते रहते हैं और दूसरी चीज है कि ऑक्सीजन जो फेफड़ों में लिया गया है वो भी हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर जाता रहता है, तो टिश्यू रेस्पिरेशन भी होता रहता है और टिश्यू का पोषण भी होता रहता है. जो पोषक रस वहां से आएगा उस तरीके से हमारी हिसाब में भी अंतकुंभक बहिकुंभक वगैरह की बातों को ध्यान में रखते हुए ये वायु पूरे शरीर में फैलता रहेगा. ये एक हमारी ये अहम चीज होगी और हृदय से रस धातु आता रहेगा और फिर वो सभी धातुओं का इस प्रकार का पोषण करता रहेगा. तो ये एक प्रक्रिया है और रसातत्व तत्व मौसम मौसम में तत्व ये भी एक प्रक्रिया चालू है शरीर में. तो हर सेल के धातुओं के निर्माण में, हाँ, हर धातु के सेल के निर्माण में ये दोनों तरीके से पोषण, दोनों तरीके से जीवन कर्म जो उसका है प्राणाशुनित ही अनुवर्तते इस प्रकार के माध्यम से और आहार रस से प्रीणन या रस धातु से प्रीणन, ये दो प्रक्रिया होती रहती है और फिर जो धातु बनेंगे वो अच्छे बनेंगे. अगर इसमें कुछ गड़बड़ इस प्रकार की होगी तो ये निर्माण ही अच्छा नहीं होगा और उसके लिए मूल रूप से जो आहार विधि विशेष आयतन वगैरह है उनका पालन करना जरूरी. अब लोगों को क्विक फिक्स चाहिए. अभी मुझे कैंसर है, यहाँ यहाँ स्प्रेड है, ऐसे ऐसे लक्षण है, बस अभी मुझे झट से ठीक कर दो इस प्रकार से. और कैंसर सेल को मारकर लोड कम करके एलोपैथी सिम्टमेटिक रिलीफ दे देती है. लेकिन जिस तरीके से ये पहले ही केमिकल्स घुस चुके हैं, अब तो केमोथेरेपी के जरिए बड़ी मात्रा में केमिकल्स घुस जाते हैं शरीर में, तो फिर से वो संप्राप्ति होने लगती है, फिर से धातुओं का निर्माण अच्छा नहीं होता और कैंसर फिर से बढ़ता रहता है. वो कहेंगे कि इम्यूनिटी कम होने के कारण हुआ है इसके कारण. तो ये सही इलाज है ही नहीं.
कैंसर सेल का इस प्रकार का खात्मा करना ये सही इलाज है ही नहीं वास्तव में। कल मैंने वो पेपर दिखाया था, कल एक मेरठ में व्याख्यान हुआ था कैंसर, वीमेन कैंसर। तो अनबायस्ड स्टडी जो है उसमें जिसके बारे में केमोथेरेपी का सक्सेस रेट 63.4% ये बताया था। ये अनबायस्ड स्टडी में ऑस्ट्रेलिया में 2.1%, 2.3% और अमेरिका में 2.1% इतना ही पाया गया था। तो ये सब धूल फेक है लोगों के मन में विश्वास निर्माण करना कि देखो केमोथेरेपी कितनी अच्छी है, सक्सेस रेट कितना ज्यादा अच्छा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, जो वास्तव नहीं है तो इन सभी के बारे में हमें थोड़ा सजग होकर इस प्रकार का सोचना पड़ेगा और मूल रूप से आम की प्रक्रिया निर्माण न हो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर भी अगर आम निर्माण हुआ है, साम दोष है तो भी ठीक है, उससे किसी न किसी तरीके से हम निपटा देंगे। लेकिन अधूरा निर्माण, अपक्व निर्माण इस प्रकार का होता रहेगा तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। और स्तर इसके जो धातुओं के स्तर पर, अवयवों के स्तर पर ये ज्यादा तकलीफ देने वाली बात होती है। कॅन्सर निर्माण करणाऱ्या द्रव्यास अवयगामित्व धातुगामित्व कॅन्सर कळतं, धातुगत बीजांश शुक्रदृष्टीकर असे निश्चित पाहू शकते का? जसे गोदुग्धाचे पाश्चराइज हायब्रिडाइज दूध हे स्तन्य शुक्रकर असल्याने स्तनगामी शुक्रसंवर्धन समजते, हेच दोन कॅन्सर करू शकतात असे म्हणू शकतो का? मुश्किल है, कुछ हद तक बता सकेंगे। हाँ, अब पर्टिकुलर व्यक्ति में पर्टिकुलर कैंसर क्यों निर्माण हुआ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। और ज्यादा से ज्यादा हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति इस प्रकार का खान पान सेवन कर रहा है, इस प्रकार के एडिक्शन है वगैरह, इस प्रकार के मानसिक तनाव है और इस प्रकार कैंसर की हेरिडिटी है, तो इसको ये कैंसर हो जाएगा, होगा ये पहली चीज, और ये कैंसर होगा ये दूसरी चीज। तो जिन व्यक्तियों में कैंसर है उनके बारे में हम शायद थोड़ा उसके बारे में सोच सकेंगे कि ये इस अवयव का कैंसर उसको क्यों हुआ। अब स्तन्य शुक्रकर इस प्रकार का होने के कारण स्तनगामी हो जाएगा और फिर शुक्र व स्रोतगामी, और फिर ये ब्रेस्ट कैंसर का निर्माण करेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। डक्टल कार्सिनोमा ये जो ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रकार है जो कॉमनली पाया जाता है। तो ये रसधातु का उपधातु है स्तन्य जो है, तो रसधातु का भी विचार उसमें आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और साथ में रसवाहिनी दुष्यंती चिंतानाम चाति चिंतानाथ ये भी अगर कारण है तो ये दोनों मिलकर शुक्र और स्तन्य की दृष्टि करके ब्रेस्ट कैंसर को निर्माण करेंगे, ऐसा हो सकता। तो जितने भी कारण हम ढूंढ सकेंगे उन सभी कारणों को ढूंढना है और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। अब ये एक अहम मुद्दा है कि किसी धातु में ये दोष स्थित है और साम दोष इस प्रकार के हैं तो पहले पाचन करना है और फिर उन धातुओं से उनको अलग इस प्रकार से करना है और फिर बाहर फेंकने की कोशिश करनी है। तो स्तन्य दृष्टि के बारे में तो एक वैचाप्रेमवादी योग चरक में आया था, जो पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ये संप्राप्ति भंग करने का सामर्थ्य इस योग में है, डक्टल कैंसिनोमा का, क्योंकि वहां से दोषों को छिड़ाना और कोष्ठ में लाना ये काम ये कर रहे हैं। तो शायद ये बात बनेगी कि हम उसका सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करेंगे तो दोष वहां से अलग हो जाएंगे। इस सोच से अभी तो प्रयोग कर रहे हैं दो लोगों को,
त्वचा प्रियंकवादी और डक्टल कार्सिनोमा में दे रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन सभी में इस प्रकार का होगा। कोलन कैंसर है, ग्रहणी में पाचन जो है, उन पाचनों का प्रयोग करना है क्या? उसमें भी कोलन और इंटेस्टाइन्स के बारे में ज्यादा कैंसर दिखाई नहीं दे, ज्यादा से ज्यादा डिओडिनम की बात होती है। जेजुनम इलियम के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो देखा जाता है कि कोलन में ज्यादा कैंसर का निर्माण होता है। तो ये पकवाश है इस प्रकार का रहेगा। और फिर वहां किस प्रकार के धातुओं के बारे में सोचेंगे, ये एक अलग चीज इस प्रकार की हो जाएगी। वैसे रक्त एक तो अहम है। असुजश्लेष्मश्चापि यः प्रसादः परमुतातुं पच्यमानं विद्येन। तो रक्त और कफ इनका प्रसाद, इसके आधार से तत्व से अंतराणी जायन्ते वगैरह इस प्रकार का निर्णय। तो रक्त और कफ इनके बारे में सोचना है। और एक जो कहना है कि सीतोपलादि चूर्ण अच्छे कफ को निर्माण करने वाला है, जो इस प्रकार का दुष्ट कफ है उसका पाचन करने वाला है। एक सोच है इसके बारे में सीतोपलादि चूर्ण के बारे में। तो सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग करेंगे, रक्तपाचक का प्रयोग करेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कुछ होता रहेगा। धातु सारता ख वैगुण्य। आणि रसायन असा विचार करू शकतो असं वाटतं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि विशिष्ट रसायनों का प्रयोग करें। रसायनों का किन दोषों पर या धातुओं पर असर होगा, ये सोचकर विचार करना, उनका दवाइयों में प्रयोग करना। ये मैं भी सोच रहा हूँ, बहुत सालों वर्षों से सोच रहा हूँ। प्रत्येक कॅन्सरचे मेटास्टेसिस विनय विशिष्ट ठिकाणीच होताना दिसते, त्याचा विचार ते करता है। जरूर करना चाहिए, ऐसा ही है। आगे जाकर किस कहाँ पे मेटास्टेसिस होना है ये भी देख सकेंगे, तो शायद उसके बारे में, संप्राप्ति के बारे में सोचेंगे। मैंने एक केस बताई थी, नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, लिवर और स्प्लीन में मेटास्टेसिस हुआ था, और लिवर 8 अंगुल, स्प्लीन 4 अंगुल, इस प्रकार से बढ़ गए थे। स्टोनी हार्ट स्ट्रक्चर था। तो मैंने ताम्रा और हीरक का प्रयोग किया था और दूध पे रखा था। तो हर हफ्ते में एक एक अंगुल इस प्रकार के लिवर और स्प्लीन दोनों कम होते गए। एक महीने के बाद स्प्लीन पाल्पेबल नहीं थी, लिवर पाल्पेबल था 4 अंगुल। अब स्टोनी हार्ट ही था। तो मैंने सर को बताया कि इस प्रकार की केस है और ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो कोलटकर सर ने एक अजीब मुद्दा उठाया कि ये अस्थि धातु का विमार्ग गमन है। ये स्टोनी हार्ट अगर है तो ये अस्थि धातु का विमार्ग। शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धन्तम विवर्धयेत्। रसा आदि से बढ़ा हुआ रक्त विहा को बढ़ा देता है। तो अगर ये स्टोनी हार्ट है तो अस्थि धातु से विमार्ग गमन हो रहा है। और फिर सर ने सुझाव दिया कि गुरुचि सिद्ध क्षीर और ये देना आरंभ करो इसके साथ में। मैंने वो दे दिया। ये केस बहुत तरीके से अच्छी है। इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने पर भी उसके लड़के ने मुझे कहा कि अब मेरे पास मेरे पिता नहीं रहेंगे, वो मेरे भाई के यहाँ जाएंगे, वो कोल्हापुर में है। तो मैंने कहा कि ये तो तुम्हारा फैसला होगा वो कहाँ पे रहे, लेकिन मेरे हिसाब में अगर वो पुणे में रहते हैं तो मैं देख सकता हूँ, नहीं तो एक बार कोल्हापुर चले जाएंगे तो देखना मुश्किल होगा। तो उसने एक बड़ी सांस छोड़ी और बताया कि मुझे मालूम है कि एलोपैथी में हम पहले ही कोशिश कर चुके थे, पूछ लिया था उनके यहाँ कुछ इसके लिए दवा नहीं है, औषध नहीं है, और तुम्हारे औषध से उनमें काफी इम्प्रूवमेंट है, ये कम हो गया है, वजन बढ़ गया है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से दूध अच्छा जा रहा है, तो काफी इम्प्रूवमेंट है। फिर भी मेरे सभी रिश्तेदारों का ये कहना है
कि पैसे बचाने के लिए आयुर्वेद की दवा देखकर जो सस्ते में मिल रही है, मैं अपने पिता को मार रहा हूँ। तो उस समय मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। मैंने कहा आयुर्वेद मारने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। ये मारने की बात कहाँ से लाई तुमने इस प्रकार से? कुछ फायदा नहीं हुआ। उनके पिता उसके साथ चले गए, और फिर आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं है। तो लोगों में आयुर्वेद के बारे में किस प्रकार की गलत सहमियां है, इसका एक अजीब अच्छा उदाहरण ये है। ये काफी पुरानी बात है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अगर हम संप्राप्ति को जज कर सकते हैं इसके आधार पर कि ये धातु इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस प्रकार से हम उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे कि इसका बीमार गमन रोकने के लिए क्या करें। और वो अगर हम भली भांति रोक सकेंगे तो काफी फायदा इस प्रकार का हो जाएगा। तो कैंसर के बारे में सोचना है तो काफी मुद्दे हैं कि निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, किस अवयव में निर्माण हुआ है, कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, साध्यासाध्यावस्था किस प्रकार की है, अग्निबल कैसा है, धातु शरीर बल कैसा है, मानस बल कैसा है। तो इन सभी मुद्दों पर ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना ही करना है या उसके आगे भी सोच सकेंगे इस प्रकार से। तो इसके बारे में कैसे करेंगे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ अवयव उत्पत्ति सिद्धांत with special reference to cancer metastasis, जगताप मनोज, गूगल विवेकानंद IMT मेडिकल कॉलेज खारघर। ठीक है, विल शेयर इन इट इन GSVC2 ग्रुप। ओके। तो अगर किसी ने इस प्रकार का संशोधन प्रकल्प ले लिया है MD के लिए शायद, तो अच्छी चीज है, देखेंगे। लेकिन ये अवयव और धातु, ये लिंक जतानी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो अवयवों के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, जिन अवयवों के निर्माण के बारे में कुछ बताया गया है उसके बारे में इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन बाकी अवयवों के बारे में जो सेल टाइप, यही एलोपैथी में मुद्दा है कि किस प्रकार का सेल है, उसके आधार पर किस प्रकार का कैंसर निर्माण हुआ है, और उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार की केमोथेरेपी, इसको नष्ट करने के लिए किस प्रकार की केमोथेरेपी का प्रयोग करना है। ये सभी बातें एलोपैथी ने अपने अपने हिसाब से लिखी है। हमारे लिए अगर ये सब कुछ करना है तो उसके बारे में लिंक्स कहीं जगह स्पष्ट है, कहीं जगह नहीं है। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है। आज यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला फिर से आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। दिन भर ओंकार पढ़ेंगे। ओम। ओम। ओम।
शांति शांति शांति। This conference will now be recorded. Record.